आज हम लोग पिछले पीरियड में जो केंद्रक पढ़ाए थे, केंद्रक के जो पार्ट बचे थे उन्हें हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला नेक्स्ट है तीसरा आज केंद्रिका और चौथा हमको पढ़ना है क्रोमैटिन तंत्र। केंद्रिका को 1840 में बोमन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियोलस नाम दे दिया था। केंद्रिका को 1840 में, केंद्रिका मैंने बनाया है, फिगर में देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये रेड वाला पार्ट, केंद्रिका को 1840 में बोमन नाम के वैज्ञानिक ने क्या नाम दे दिया था? न्यूक्लियोलस। ठीक, केंद्रक में 1 से 3 तक, केंद्रक में 1 से 3 तक स्पष्ट गोलाकार संरचना पाई जाती है, जो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कहीं कहीं 3 भी हो सकती है। उसे हम केंद्रिका नाम देते हैं। प्रायः क्या होता है कि एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है। अधिकतर एक ही केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है, पर कहीं कहीं ऐसा होता है एक से अधिक भी पाई जाती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है, केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का निर्माण करना, क्योंकि यह आरएनए को बनाएगा तो आरएनए प्रोटीन को बनाएगा, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए केंद्रिका में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि यह आरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए का मुख्य कार्य हमेशा याद रखिए, प्रोटीन का संश्लेषण है। प्रोटीन का संश्लेषण है, बनाना है। संश्लेषण मीन्स बनाना है, सिंथेसिस करना है। ठीक है, अब आता है क्रोमैटिन तंत्र। क्रोमैटिन तंत्र क्या है? क्रोमैटिन तंत्र क्या है बच्चों? केंद्रक द्रव्य में एक सूक्ष्म धागे जैसी संरचना फैली होती है। वो संरचना जो कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका आपस में विभाजित होकर के नई नई कोशिका बनाने लगते हैं, उस समय यह क्रोमैटिन तंतु क्या होता है? थोड़ा मोटा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, जिससे आपको दिखाई देने लगता है। और इसे हम तब एक नाम देते हैं गुणसूत्र। क्या नाम देते हैं? गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, जैसे आप फिगर में बनाए हैं, गुणसूत्र ऐसे है ना, तो इस पर मोतियों के समान ऐसी संरचना पाई जाती है। मोतियों के समान ऐसी संरचना पाई जाती है, और इसी संरचना को हम जीन्स कहते हैं। जीन्स का मुख्य कार्य है, जीन्स में डीएनए पाए जाते हैं। जीन्स का मुख्य कार्य है माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है? जीन्स करता है। समझ में आया बच्चों? ठीक, प्रत्येक जीव, जितने पृथ्वी पर जीव बनाए हैं ऊपर वाले ने, उन सभी जीवों की सबकी जाति है। जैसे हम मान लें, मानव ले लें, तो मानव में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अलग जातियां नहीं है, ये सब एक जाति मानी जाती है, ईश्वर की बनाई। ये यहाँ पर हमने इसे अपनी जाति बना लिया, वरना सभी मानव जात के हैं। हमारी एक ही जाति है, होमो सेपियंस, मानव। ठीक, तो इस मानव जाति के अंदर चाहे वो अमेरिका का हो, स्विट्जरलैंड का हो, हांगकांग का हो, जापान का हो, इंडिया का हो, इंडिया का जम्मू कश्मीर का हो, केरल का हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी ही होती है। 24 जोड़ी किसी के अंदर नहीं होती है, ना 21 जोड़ी होती है। तो यह बात याद रखना है, मानव जाति में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी तरह से दुनिया के जितने भी मटर होंगे, सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। मेढक चाहे जहां पाए जाएं, सब में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होंगे? 26। तो ऊपर वाले ने कुछ ऐसा हम लोगों को बनाया है। अब आता है केंद्रक के कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य हम आपको बताएं कि केंद्रक के कोशिका के संपूर्ण क्रिया को नियंत्रित रखता है। मतलब कोशिका कुछ भी करना चाहे, वह केंद्रक के बिना नहीं हो सकता है, याद रखना है। दूसरी बात होता है, कोशिका जब विभाजन होने लगता है, तो कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को किस ध्रुवों पर जाना है?
कैसे कैसे आवरण बनने हैं, किस तरह से क्रिया होनी है, इन सब का नियंत्रण भी केंद्रक ही रखता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित करने का कार्य भी केंद्रक ही करता है। और एक फिगर मैंने केंद्रक का ड्रा कर दिया है, देख लीजिएगा। यह रेड पार्ट आपका केंद्रिका है, ठीक, इसमें राइबोसोम्स लगे हैं, अंतः झिल्ली बाह्य झिल्ली है, ये केंद्रक छिद्र है, अंतः द्रव्य जालिकाएं हैं, केंद्रक द्रव्य इसमें भरा हुआ है, क्रोमैटिन ब्लू कलर में ये जो लगा हुआ है ये क्रोमैटिन है, और दो आपके जो आवरण है उसके बीच में जो स्पेस है बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली की, उसे हम पेरीन्यूक्लियस स्थान भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने केंद्र का आपको स्पष्ट फिगर बना दिया है। अब हम लोग अगले पीरियड में पढ़ाएंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। बच्चों, जंतु कोशिका पादप कोशिका बचा रह गया है, कोशिका विभाजन, उसके बाद इस पूरे कोशिका का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूंगा और चैप्टर यही खत्म हो गया। धन्यवाद बच्चों।